दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि इस सेशन में यानी 26 से 28 में मैं खुद बीएड कर रहा हूँ। तो बीएड से रिलेटेड एडमिशन से रिलेटेड एक-एक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। एक्चुअली मैं कल अपने यूट्यूब पे एक पोस्ट डाला था जिसमें मेरा तुर्की में सिलेक्शन हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज तुर्की मुज़फ़्फ़रपुर में। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि आप ये बताइए कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एक-एक स्टेप कि डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है। यूनिवर्सिटी कुछ बोल रहा है, कॉलेज कुछ बोल रहा है, बट एक्चुअल में इन दोनों जो डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट और लग रहा है। उसमें 3-4 डॉक्यूमेंट और ऐड होगा। एक्चुअल में आज मैं गया था कॉलेज अपने सीईटी तुर्की वाले मुज़फ़्फ़रपुर में, तो मैंने पता किया है वहाँ पे। हालाँकि आज एडमिशन नहीं हो पाया है वहाँ पे। वहाँ का प्रिंसिपल जो है वो आज चेंज हुए हैं, तो इस वजह से एडमिशन नहीं हुआ है, बट मंडे से एडमिशन होगा। तो हम सारा एक-एक डॉक्यूमेंट दिखाए हैं और चेक कराए हैं और पूछ लिए हैं कि क्या-क्या और डॉक्यूमेंट लगेगा। साथ ही एफिडेविट का एक बात है, तो एफिडेविट का फॉर्मेट क्या होगा ये आपको डिटेल में बताएँगे। और एफिडेविट बनवाना कैसे है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें, वो जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। उसके बाद एफिडेविट यहाँ लिख दिए हैं। एफिडेविट के अलावा सीएलसी और माइग्रेशन के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास सीएलसी नहीं है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास माइग्रेशन नहीं है। तो हम इस पे क्लियर पूछे हैं और इस पे साफ-साफ उन लोगों का कहना है कि सीएलसी और माइग्रेशन पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, बस कुछ कंडीशन में। वो हम आपको डिटेल में एक-एक चीज़ बताएँगे किस कंडीशन में क्या होगा। उसके बाद हॉस्टल और मेस के बारे में बहुत इंक्वायरी है और बहुत लोगों को जानना भी है। मुझे भी क्यूरियोसिटी था कि हॉस्टल मिलेगा या नहीं, और मिलेगा भी तो मेस मिलेगा कि नहीं, उसके बाद कितना उसका चार्ज रहेगा, कब मिलेगा, और उसमें फैसिलिटीज़ के नाम पर क्या-क्या मिलेगा, बेड वगैरह मिलेगा कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे, इसको मतलब डिटेल में समझना है। उसके बाद फ़ी स्ट्रक्चर, मतलब फ़ी को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। तो इसमें हम इस वीडियो में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की बात करने वाले हैं। तो ख़ासकर हम गवर्नमेंट के बारे में बताएँगे, और प्राइवेट के बारे में तो सब लिखा हुआ पीडीएफ आया था, बट गवर्नमेंट में थोड़ा-सा ये समझना है कि फ़ी आपको एक ही बार में देना है कि 2 बार में देना है। उसके बाद हॉस्टल का चार्ज कब देना है अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो। उसके बाद 3000 जो पेमेंट आप किए हैं वो आपको कब रिटर्न मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें है फ़ी स्ट्रक्चर में। उसके बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट रूल के बारे में कि एफिडेविट वगैरह सब में सेम लगेगा, सब फॉर्मेट सेम होगा, डॉक्यूमेंट सेम होगा या फिर कुछ डिफरेंस होगा, ये भी थोड़ा बात करेंगे इस पे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मैंने खुद तलाश किया तो यूट्यूब पे ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, एक-एक चीज़, छोटी-छोटी चीज़ बताई जाए। क्योंकि मैंने जो प्रॉब्लम खुद फेस किया है वो आपको बताऊँगा, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको फ़ायदा करेगा ये चीज़। और सबसे बड़ी बात है कि कॉलेज में जो है दूर-दूर से बच्चे आ रहे हैं। अब सीईटी तुर्की मुज़फ़्फ़रपुर में अरवल से आ रहे हैं लोग, खगड़िया से आ रहे हैं। तो इतने दूर से लोग अगर आ रहे हैं तो फिर उनको अगर बार-बार लौटा दिया जाए किसी एक डॉक्यूमेंट के कारण या फिर किसी भी चीज़ के कारण, बार-बार 2-3 बार अगर आना-जाना हो जाएगा ना, तो वो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। इस वजह से भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और एक और बात, आपको सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लेकर के आना है। तो सारी बातों को, एक-एक चीज़ों को हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला बात है डॉक्यूमेंट का। तो देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये कल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जारी किया गया। जब आप 3000 रुपये पेमेंट कर रहे थे उस समय ये दिखाया गया कि आपको ये डॉक्यूमेंट लगेगा, इतना डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। तो 11 गो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। बट जब आप कॉलेज में जाइएगा तो कॉलेज के गेट पे अच्छा, एक और चीज़, ये तो कल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जारी किया गया और फिर ये यूनिवर्सिटी के तरफ से आज ये जारी किया गया है जिसमें 15 डॉक्यूमेंट बताया गया है। ये 15 डॉक्यूमेंट बताया गया है कि ये डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज के गेट पे ये लगा हुआ है। देखिए, ये तुर्की का है। ज़्यादातर हम डेटा आपको तुर्की से ही बताएंगे, लेकिन लगभग सारे कॉलेजेस का स्थिति यही है। तो यहाँ पे ये 16 डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन है, बट इसमें एक में 2 है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बताएंगे आपको। तो अब यहाँ से बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि एक्चुअल में भाई कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं और क्या इन सब के अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट लग रहा है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट के बारे में हम आपको सबसे पहला बात ये बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, एक-एक चीज़ों को, एक भी चीज़ मिस नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जितना भी आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है ना, उसका 3 सेट चाहिए होगा। मतलब अगर आप 15 डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं ना, तो 15 का 3 कॉपी आपको ले जाना है, 3 जगह आपको जमा करना है। उसके बाद 4 फ़ोटो चाहिए आपको, 3 कॉपी चाहिए, 4 फ़ोटो चाहिए। उसके बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट जो भी आप ले जा रहे हैं इसका ओरिजिनल भी चाहिए।
मतलब ओरिजिनल ऑब्वियसली ये लोग लेंगे नहीं, ओरिजिनल आपका खाली सीएलसी ही लिया जाएगा, बट जो भी डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी ले जा रहे हैं ना उसका ओरिजिनल चाहिए। और हाँ, ये जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वगैरह जो डॉक्यूमेंट है, जैसे रिजल्ट वगैरह आया तो उसका जो मतलब प्रिंट आउट निकला है वही ओरिजिनल है, लेकिन बाकी आपका जो मार्कशीट है, जो आपका मेन सर्टिफिकेट होता है, वो सब आपको ओरिजिनल लेके जाना है। वो लोग लेंगे नहीं, बस देखेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो 3 कॉपी ले जाना है, ओरिजिनल ले जाना है, 4 फ़ोटो ले जाना है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है इस पे बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपको एडमिट कार्ड ले लेना है ओरिजिनल, और इसका फ़ोटोकॉपी तो 3 लेना ही है, बट ओरिजिनल भी ले लेना है। ओरिजिनल तो हम बता ही दिए सब, और ये हर हाल में होना चाहिए। एडमिट कार्ड कौन सा, जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे ना बीएड का, उसका जो ओरिजिनल है उस पर आपका बायोमेट्रिक वेरीफाई हुआ था, वो लिखा होगा वेरीफाई, तो वो वाला आपको एडमिट कार्ड ले लेना है, और उसका 3 फ़ोटोकॉपी तो लेना ही है। उसके बाद जो भी हम बताएंगे सबका 3 फ़ोटोकॉपी चाहिए। उसके बाद रिज़ल्ट कार्ड, जो रिज़ल्ट आपका आया था ना पहला दिन 19 तारीख को जो रिज़ल्ट आया था, उसका एक फ़ोटोकॉपी, उसका मतलब 1 कॉपी लेना है, 3 कॉपी लेना है, मतलब उसको लेना है। उसके बाद कॉलेज 3000 जो आप फ़ी पेमेंट किए हैं ना, 3000 फ़ी पेमेंट करने के बाद आपको नीचे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा था, वो प्रिंट करके ले जाना है एक। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट हो गया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। अब इसके बाद है क्लास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। देखिए, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये है कि अगर आप अलग अलग बोर्ड से पास आउट है तो कहीं पे सर्टिफिकेट दिया जाता है, कहीं पे नहीं दिया जाता है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों हैं तो दोनों लेके आना है, और अगर आपके पास एक ही है तो एक ही लेके आना है, और पहले जा कर के ये बात क्लियर करना है वहाँ पे। तो हमको लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, हालांकि ये चीज़ हम पूछ नहीं पाए हैं। हमको पता चला है कि सीबीएसई वाले लोगों का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने से थोड़ी दीजिएगा, आपको जो मिला है वही डॉक्यूमेंट दीजिएगा। तो ये आपको ले लेना है 10th से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट और मार्कशीट। उसके बाद 12th से रिलेटेड डॉक्यूमेंट में भी आपको मार्कशीट लेना है और सर्टिफिकेट लेना है, और ये ओरिजिनल भी ले जाना है, और इसका 3 फ़ोटोकॉपी भी ले जाना है। अच्छा, मान लेते हैं अगर कोई मतलब 12th की जगह पे कोई और डिग्री किए होंगे तो उसके इक्विवेलेंट जो डिग्री होता है, यहाँ पे लिखा गया है, उसका आपको सर्टिफिकेट ले जाना है। जैसे कई लोग आईटीआई किए होते हैं तो उसका सर्टिफिकेट ले जाना है। उसके बाद ग्रेजुएशन एंड इक्विवेलेंट, मतलब कई लोग बीटेक किए होते हैं, कुछ लोग सिंपल ग्रेजुएशन किए होते हैं। तो अगर आपका ग्रेजुएशन जो भी है उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये भी रखना है। तो ये हो गए। उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है, मतलब आपका पीजी हो चुका है, तो उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है, कुछ लोगों का ये कहना है कि हम पीजी तो कर लिए हैं, बट जिस समय हम फॉर्म डाल रहे थे उस समय हमारा पीजी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ठीक है, अगर आप फॉर्म में पीजी का जिक्र नहीं किए हैं तो आप नहीं भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, क्योंकि ये जो बीएड होता है ये तो ग्रेजुएशन लेवल पे ही होता है। तो अगर आप पीजी किए हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट है, और आप एडमिशन के समय ये मेंशन किए थे कि हम पीजी कर चुके हैं, तो आप ज़रूर लगा दीजिएगा डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास केवल मार्कशीट है तो मार्कशीट लगा दीजिएगा, सर्टिफिकेट है तो दोनों लगा दीजिएगा, और कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन बात ये है, पॉइंट नंबर 8 में है सीएलसी और टीसी वगैरह के बारे में है। तो देखिए, सीएलसी के बारे में जो है ना, ये हम तुर्की कॉलेज में गए थे, मतलब सिटी तुर्की में गए थे, तो वहाँ पे हम जो सर थे उनसे पूछे हैं कि अगर किसी के पास सीएलसी नहीं है, चूँकि सीएलसी नहीं होना एक समस्या है, जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनका सीएलसी नहीं मिल पा रहा है। देखिए, सीएलसी में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो नए स्टूडेंट हैं उनको कई बार मार्कशीट नहीं मिला है, इस वजह से सीएलसी नहीं मिल रहा है। और कई स्टूडेंट का ये कंसर्न है कि वो अपना सीएलसी पीजी करने के लिए किसी और कॉलेज में दे चुके हैं, और वहाँ से अभी पीजी कंप्लीट हुआ है तो पीजी का सीएलसी उनको मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि पीजी का मार्कशीट आया नहीं है, और ग्रेजुएशन का सीएलसी उनके पास है नहीं, तो समस्या है। तो हम ये बात आज बताए हैं सर को, क्योंकि हमारे 1-2 फ्रेंड का ऐसा केस था, तो बोला गया था पूछने के लिए, तो हम पूछे हैं। तो उनका साफ साफ कहना है कि सीएलसी को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, आपको एडमिशन के दिन सीएलसी हर हाल में चाहिए। उनका ये कहना है कि अभी 5 से 7 दिन है ना, तो आप सीएलसी निकलवा लीजिए किसी भी हाल में। तो सीएलसी तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर आपको सीएलसी नहीं मिल रहा है ना, तो अगर आप ग्रेजुएशन का सीएलसी दे दिए हैं पीजी करने के लिए, तो आप अपने कॉलेज में जाइए और वहाँ एप्लीकेशन दीजिए और बोलिए कि मेरा जो ग्रेजुएशन का
CLC है वो आप रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न कर देता है कॉलेज। अगर आपका कॉलेज ख़त्म हो गया है, आप वहाँ से पढ़ लिए, तो आपका CLC रिटर्न हो जाता है। और रहा बात अगर आपके PG का CLC नहीं मिल रहा है, तो इसका कारण है, अगर आपको मार्कशीट नहीं मिला है ना, ओरिजिनल आपके कॉलेज में मार्कशीट नहीं आया है, तो आपको किसी भी कीमत पे CLC नहीं मिलेगा। मार्कशीट आने के बाद ही CLC मिलता है। तो अगर फिर भी किसी भी कारण से अगर आपको CLC ना मिले, अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है, PG नहीं भी हुआ है, लेकिन ग्रेजुएशन का मार्कशीट नहीं आया है, इस वजह से CLC नहीं मिल रहा है, या फिर प्रिंसिपल नहीं है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन लेट है, किसी भी कारण से CLC नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार कॉलेज में पहले ही आकर के संपर्क कीजिए और उनको अपना समस्या बताइए। हो सकता है कि मैक्सिमम 5, 7, 10 दिन का आपको टाइम दे दिया जाए आवेदन लिखने के बाद, लेकिन इससे ज़्यादा का टाइम नहीं दिया जाएगा। हम कंफर्म ये बात पता किए हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा CLC के लिए। और यही बात माइग्रेशन के लिए भी वो लोग बोले हैं कि जो स्टूडेंट BRABU के नहीं है, मतलब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के नहीं हैं और दूसरे यूनिवर्सिटी के हैं, उनको जो है माइग्रेशन लगेगा अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और समझिए, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आपका बैकग्राउंड किसी और यूनिवर्सिटी से, मतलब आप बेसिकली यूनिवर्सिटी चेंज करना चाह रहे हैं, तो किसी यूनिवर्सिटी से भी किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तब भी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा, और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन हाँ, CLC के इतना सख्त नियम इसमें नहीं है, इसमें आपको 5-10 दिन का टाइम दिया जा सकता है अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो। लेकिन आप कोशिश कीजिए आप अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर के ही जाए अगर पॉसिबल हो तो। और माइग्रेशन निकालने में ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए अगर मेरा नॉलेज सही है तो। और अगर आपके पास माइग्रेशन और CLC दोनों हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ये आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। CLC आपका ओरिजिनल लिया जाएगा, ठीक है, वो जमा हो जाएगा। उसके बाद डोमिसाइल, अगर आप बिहार के डोमिसाइल है तो आप ले जाइएगा उसका कास्ट रेसिडेंट सर्टिफिकेट। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो। उसके बाद मतलब इसमें से कोई भी EWS PWD ये सब अगर आप हैं तो ठीक है, ले जाइए, कोई अदर कोटा है तो। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो 4, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और नामांकन शुल्क की प्रति, ये जब आप वहाँ पे नामांकन करा लीजिएगा, मतलब शुल्क जमा कर दीजिएगा, तो उसका प्रति लेके जाना होता है, तो वो तो बात का बात है। हाँ, अब सबसे मेन चीज़ है नोटरी, शपथ पत्र, ठीक है। तो शपथ पत्र पे हम अभी आते हैं, लेकिन उससे पहले 2-3 बात और बताना है। क्या केवल इतना ही डॉक्यूमेंट लगेगा? तो इसका आंसर है नहीं, अभी कुछ और डॉक्यूमेंट है जो आपको लगेगा। इसके अलावा, इन सारे डॉक्यूमेंट के अलावा आपसे एक आधार कार्ड लिया जाएगा। तो एक तो आपका आधार कार्ड लगेगा। इसके अलावा जो इस पे मेंशन नहीं, कहीं भी मेंशन नहीं है, ना ही यूनिवर्सिटी के साइट पे मेंशन है, ना ही कॉलेज के नोटिस पे मेंशन है, लेकिन आपको एक आधार कार्ड लगेगा। मतलब वहीं 3 कॉपी देना है ना, तो तीनों में एक आधार कार्ड आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपना बैंक अकाउंट भी देना पड़ेगा, ठीक है। बैंक अकाउंट क्यों देना है? क्योंकि एडमिशन के समय जो आपसे ये 3000 रुपये लिया गया है, इसको शायद रिफ़ंड करने के लिए बैंक अकाउंट आपका लिया जाएगा। इसको रिफ़ंड जो है अभी नहीं किया जाएगा। जो आपका 3000 रुपये का पेमेंट हुआ है, उसको कॉलेज जब आपका ख़त्म होगा तब शायद पेमेंट किया जाएगा। इसके बारे में हमको कंफर्म जानकारी नहीं है, बट जहाँ तक सीनियर लोगों से हम पूछे हैं तो हमको यही समझ में आया है कि अभी आपको ये नहीं मिलेगा, फर्स्ट ईयर के बाद भी नहीं मिलेगा, और आपके कॉलेज की फ़ी में तो ये बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं होने वाला है। ये आपको कॉलेज छोड़ते समय ही मिलेगा, तो उसके लिए आपको बैंक अकाउंट देना है। साथ ही अगर आप को हॉस्टल अलॉट होता है तो हॉस्टल में जो है 1000 रुपये सिक्योरिटी मनी लिया जाता है, तो उसको भी बैंक अकाउंट में ही वापस किया जाएगा। और आपसे जो भी पेमेंट लिया जाएगा वो ऑनलाइन लिया जाएगा। ये हम सिटी तुर्की का बता रहे हैं, बट हमको लगता है ज़्यादातर कॉलेज में ऑनलाइन ही लिया जाएगा। बाकी आप अपने कॉलेज का देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। तो इसके अलावा एक आधार कार्ड देना है, एक बैंक अकाउंट देना है। और अगर आप सेम यूनिवर्सिटी से हैं और आप माइग्रेशन नहीं दे रहे हैं, तो आपको उस यूनिवर्सिटी का पंजीयन देना है, मतलब रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको मिला होगा। जैसे हम BRABU से हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था 2020 में ही इस यूनिवर्सिटी में, तो उसी रजिस्ट्रेशन पे हमारा ग्रेजुएशन हुआ, PG हुआ, और अब BEd भी उसी रजिस्ट्रेशन पे होगा, और उसका ओरिजिनल लेके जाना होगा और फोटोकॉपी भी लेके जाना होगा। और एक बात और, अगर आपका
रजिस्ट्रेशन सेम कॉलेज में है और आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लेके जा रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं, तो आपको ये भी श्योर होना है कि आप उस कॉलेज से माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं निकालें। जैसे मेरा यही यूनिवर्सिटी है BRABU, हम इसी यूनिवर्सिटी के कॉलेज सिटी तुर्की में एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन हम अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट इस कॉलेज को नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि सेम यूनिवर्सिटी है। लेकिन उनका ये कहना है कि आप नहीं दे रहे हैं ठीक है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन लिए हैं कि नहीं। हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन ले लें और किसी और यूनिवर्सिटी में कोई और कोर्स करने लगे वो माइग्रेशन दे करके, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको ये श्योर होना होगा कि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट इस यूनिवर्सिटी से नहीं निकाले हैं। अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से निकाले हैं तो आपका यूनिवर्सिटी सेम है, फिर भी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको कॉलेज जाने के बाद फिर रिटर्न आना पड़ सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं शपथ पत्र पे, एफिडेविट। सबसे पहला बात यह है कि बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि एफिडेविट है क्या और इसको क्यों बनवाना है। देखिए, सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने के लिए हम आपको अपना एफिडेविट दिखाना चाहते हैं। हम अपना बनवा चुके हैं एफिडेविट और ये आपको देना ही पड़ेगा। तो आप ये देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए अच्छा, इसका एक फॉर्मेट भी है, इस फॉर्मेट में बनवाना है, तो हम ये फॉर्मेट ही आपको बता देते हैं, उसके बाद अपना दिखा देंगे एफिडेविट। इसमें आपको ये अपना एड्रेस वगैरह लिखना है और उसके बाद अपना रोल नंबर वगैरह। ये पिछले साल का है। अच्छा हाँ, ये भी बता देते हैं आपको कि इस साल का जो है अभी फॉर्मेट जो है नोटिस नहीं लगा है कॉलेज में, इसलिए हम पिछले साल का ले रहे हैं। लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होता है, जनरली सेम होता है। बट अगर नया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्या पता कोई एक पॉइंट और ये लोग ऐड कर दे। तो जैसे ही कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे ये नोटिस लगेगा मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि वहाँ के सीनियर लोगों से मेरा कॉन्टेक्ट है, तो हम आपको अपडेट कर देंगे। और एक काम कीजिएगा, हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देंगे। देखिए, हम 3 टाइप का लिंक देंगे, आप उसको ठीक से देख के ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप तुर्की से एडमिशन ले रहे हैं, आपका कॉलेज तुर्की है, तो एक हम लोग का तुर्की का अलग ग्रुप हम लोग बनाए हैं, और जिसमें 2026 से 28 वालों का ग्रुप है। तो अगर आपका कॉलेज तुर्की है तभी इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक दूसरा ग्रुप हम बना रहे हैं अभी बीएड, जनरल बिहार बीएड के लिए। बिहार बीएड से रिलेटेड कोई किसी भी कॉलेज से अगर आप हैं तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी अपडेट्स हैं वो दिए जाएंगे, और बाकी आगे भी जहाँ जहाँ हेल्प हो सकता है किया जाएगा। और एक तीसरा जो मेरा पहले से ग्रुप है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो उसका भी लिंक रहेगा, अगर आपको मर्ज़ी है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड लोग हैं और पहले से लोग हैं, तो उसमें ये बीएड से रिलेटेड मैसेज ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस होगा इससे, तो उसमें बाकी लोगों को डिस्टर्ब होगा, इस वजह से देख के ज्वाइन कीजिएगा ग्रुप। तो अब देखिए इसमें क्या है, एफिडेविट में जो आपको फॉर्म, इसमें ये हम देखिए, ये एक शपथ पत्र है कि हम घोषणा करके दे रहे हैं कि हम इन चीज़ों का पालन करेंगे। क्या होता है, पहले तो हम ये बताते हैं कि इसमें कि हम यहाँ का स्थायी निवासी है, और उसके बाद हमारा जो चयन है इस कॉलेज में हुआ है। आपका जो कॉलेज होगा वो लिखिएगा, और जो रोल नंबर है वो यहाँ पर मैंशन करना है, यहाँ पर तो नॉर्मल है। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट्स यहाँ पर देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है कि हम लोगों का जो एडमिशन है ना वो अपबैंधिक है, मतलब प्रोविजनल है, ये फाइनल एडमिशन नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। क्योंकि हम लोग तो बस कॉलेज को अपना डॉक्यूमेंट दिए हैं ना, कॉलेज ने तो चेक नहीं किया है। ऑनलाइन भी करते वक्त अपने मर्ज़ी से डाला गया है, तो हो सकता है कि कोई बच्चा गलत डॉक्यूमेंट दे दे और एडमिशन करा ले। इस वजह से ये शपथ पत्र बनवाया जाता है, और ये कहा जाता है कि हम स्टाम्प पेपर पे ये लिख करके दे रहे हैं, हम शपथ ले रहे हैं कि हम जो अपना डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो सब सही है, और अगर डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो हमारा नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। तो ये लिख करके दिया जाता है। ये पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 5 में ये है कि इसमें ये बताया गया बेसिकली कि हम जितना भी इन्फॉर्मेशन दिए हैं अब तक और दे रहे हैं वो सारा सही है। कहीं पे भी कुछ भी गलत पाया जाएगा तो हमारे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा, जो रूल है वो सब मेंशन है, और उसके बाद हमारा नामांकन रद्द किया जाएगा। और उसके बाद छठा तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें ये बताया गया है कि अगर हम 1 महीना तक अनुपस्थित रहेंगे, क्लास नहीं करेंगे ना, तो हमारा नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा, बिना कोई नोटिस दिए हमारा नामांकन रद्द हो जाएगा। उसके बाद 8वां पॉइंट में ये मेंशन है
कि हम लोग जो है 75% क्लास में उपस्थित रहेंगे, और अगर नहीं रहेंगे तो हमारी नामांकन रद्द की जा सकती है, परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया जा सकता, ये सब बात। और उसके बाद कॉलेज का जो अनुशासन है उसका हम लोग पालन करेंगे, नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई किया जाएगा या फिर निष्कासित किया जाएगा। तो ये सब बच्चे से लिखवा कर लिया जाता है ताकि बच्चा कल को अपने मन से कुछ भी ना करे, कॉलेज के रूल रेगुलेशन को फॉलो करे, क्लास करे। इस वजह से सारे कॉलेज जो है ये एफिडेविट बनवा कर लेते हैं। मतलब ये यूनिवर्सिटी नहीं बोल रहा है, यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट में कहीं भी नहीं लिखा है कि ये एफिडेविट आपको देना है, बट ये सारे कॉलेज लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो। तो इसमें होता क्या है और इसको बनवाना कैसे है, ये बनवाना कैसे, ये सबसे मेन चीज़ है। तो ये आपको देना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा, क्लियरली हम बता रहे हैं, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो सबसे चैलेंज बात है कि ये बनेगा कैसे और ये दिखता कैसा है। तो देखिए, अच्छा हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल गए, ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिए। आपका जो एडमिशन होगा ना उसका जो फ़ी है, ये गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ी है 12,500। और अगर आप SC ST है, मतलब आप दिव्यांग है, मतलब PWD है या फिर SC है या फिर ST है, तो आपका केवल और केवल 4900 रुपया लगेगा, ठीक है। और ये जो 12,500 है ना, इसमें वो 3,000 माइनस नहीं होगा, ये आपको पे करना ही पड़ेगा। 3,000 जो है वो आपको कॉलेज छोड़ने पे मिलेगा शायद, ये हमको कंफर्म नहीं पता है, बट ये कंफर्म पता है कि अभी जो एडमिशन होगा ना उसमें 12,500 ही लगेगा, 3,000 इसमें से अभी नहीं घटेगा, किसी भी कीमत पे नहीं घटेगा, कंफर्म हम पूछ करके आए हैं। उसके बाद ये 4,900 से अगर आप आरक्षण में हैं, SC ST या फिर दिव्यांग है, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ी है। और बाकी कॉलेजेज, अगर आपका कोई प्राइवेट कॉलेज है तो एक PDF जारी हुआ था, वो अभी BRABU के वेबसाइट पे है, उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे फ़ी लिखा है, उतना ही फ़ी लगेगा। बाकी कोई कॉलेज एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है तो वो अलग बात है। इसके अलावा नामांकन की शुल्क ऑनलाइन ली जाएगी। तो ये जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज तुर्की है, यहाँ पे तो नामांकन जो है का जो फ़ी है वो ऑनलाइन ही लिया जा रहा है, ऑफलाइन आपसे नहीं लिया जाएगा कोई भी फ़ी, ठीक है। और ये तो वही बात लिखा हुआ है, गलत पाए जाने पे आपका रद्द हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 55% है तभी आपका नामांकन होगा, और 50% अगर आपका एक सेकेंड PG में, हाँ सॉरी, स्नातक और PG में, अगर आप PG पे और स्नातक PG पे एडमिशन ले रहे हैं तो भी, या फिर स्नातक पे एडमिशन ले रहे हैं तो भी, आपका 50% नंबर कम से कम होना ही चाहिए। और अगर आप BTech किए हैं ना, तो BTech पे अगर एडमिशन ले रहे हैं, टेक्निकल डिग्री है आपके पास, तो 55% अटेंडेंस होना चाहिए। हालांकि अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो शायद छूट मिलता है, ये कन्फर्म हमको नहीं पता है, बट आप देख लीजिएगा। अगर आपका 55% और 50% से, अगर मतलब ग्रेजुएशन और PG में 50% से कम मार्क्स है, और अगर BTech में 55% से कम मार्क्स है, तो एक बार आप देख लीजिएगा इस चीज़ को। अगर है तो आप पहले कॉलेज में जाकर संपर्क कीजिएगा। अगर आप किसी आरक्षित कोटा में आते हैं तो शायद 5% का छूट मिलता है, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है और हम पूछे भी नहीं है, तो कंफर्म नहीं बताएंगे। कंफर्म नहीं पता है तो हम नहीं बोलेंगे, मतलब जो चीज़ हमको कंफर्म पता होगा वही आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन करते समय जो आप ईमेल ID दिए थे और मोबाइल नंबर दिए थे, जिससे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम रिलेटेड है, जिससे आप लॉगिन करते हैं, ईमेल ID और मोबाइल नंबर, वो आपको लेकर आना है एडमिशन कराने के लिए। जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन है, अगर आप कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं तो वो फ़ोन आपके पास होना चाहिए जिसमें वो ईमेल हो और वो आपका नंबर हो, सिम हो, क्योंकि उस पर OTP आएगा और वो OTP आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, ठीक है। तो कॉलेज के साइबर डिपार्टमेंट में ये सारा कुछ होता है, तो वहाँ पर आपको अपना फ़ोन रखना पड़ेगा। इसके अलावा ये हॉस्टल के बारे में चीज़ें लिखी गई हैं कि इसका जो अलॉटमेंट होता है वो SCERT नाम की संस्था है, इसके रेगुलेशन के तहत होता है। बट हॉस्टल का हम बात आगे करेंगे। हॉस्टल जो है अभी किसी भी कॉलेज में नहीं दिया जा रहा है, तुर्की में भी बहुत कम चांस है, इस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि शपथ पत्र को बनवाएं कैसे। और एक चीज़ और है यहाँ पे,
ये मेरे कॉलेज में बोला गया है कि आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है वो एक फ़ाइल में देना है, और वो फ़ाइल अगर इस तरह का हो तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब आप नॉर्मल फ़ाइल में भी दीजिएगा तो आपका डॉक्यूमेंट ले लिया जाएगा, बट अगर ऐसा फ़ाइल आप देते हैं ना तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। उन लोगों का ये कहना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वहीं इस फाइल में रखा जाएगा, तो आप ही का डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहेगा, कल को कोई भी ज़रूरत पड़े तो, कोई भी काम हो तो इसलिए आप लोग इस तरह का फ़ाइल एक ले लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग देख करके। तो इसलिए मैंने इसका सर से वो रिक्वेस्ट करके फ़ोटो ले लिया था, ताकि मैं सबको दिखा सकूं, और अपने लिए भी सही था, क्योंकि मतलब दुकान में जाने के बाद भी तो बोलना पड़ेगा ना कि हमको इस टाइप का फ़ाइल चाहिए, तो दिखा देंगे तो जल्दी मिल जाएगा, इस वजह से मैंने फ़ोटो ले लिया था। अब आगे है कि एफिडेविट कैसे बनवाना है। तो ये मेरा एफिडेविट है और मैं इसको कैसे बनवाया हूँ सारा प्रोसेस आपको बताता हूँ, और आपको कैसे बनाना है वो भी बताता हूँ। देखिए प्रक्रिया है क्या है पहले समझिए। ये बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत लोगों को ये सबसे बड़ा बर्डन लग रहा है कि ये कैसे होगा, मतलब सबसे टफ काम लग रहा है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप जिस भी ज़िला से है ना अपने ज़िला में जाएंगे। अगर ज़िला बहुत दूर है तो आप अपने अनुमंडल में भी जा सकते हैं, जहाँ पे ये कोर्ट वगैरह का, कचहरी वगैरह का काम होता है वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद आपको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना है। देखिए कई जगह पे जो है स्टाम्प पेपर ऑनलाइन मिलता है, मतलब ई स्टाम्प मिलता है, जैसा कि मेरे केस में ये है, ये एक ई स्टाम्प है, ये डिजिटल स्टाम्प है। और एक नॉर्मल स्टाम्प होता है जो मतलब मैं कोशिश करता हूँ, रुकिए अभी दिखा ही दूँ। हाँ ये रहा, इस तरह का भी 100 रुपये का स्टाम्प पेपर आता है। तो आप ऐसा भी ले सकते हैं, ये दोनों नॉन जुडिशियल होता है, ये दोनों में से कोई आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो अभी दिखाए हैं डिजिटल वाला या फिर ऐसा। या फिर अगर ये भी आपको नहीं मिल रहा है, अगर 50-50 का 2 स्टाम्प मिल रहा है तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपको 50-50 का नहीं मिल रहा है तो 10-10 का 10 स्टाम्प ले लीजिए। ये यहाँ पे एक चिपकाया गया है, ये 10 रुपये का स्टाम्प पेपर है, ये पीछे चिपका दिया जाता है पेज के पीछे वो, और उसके बाद ये 100 रुपीज़ का हो जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी स्टाम्प होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टाम्प आपको कोई सा भी ले लेना है, बस 100 रुपये का स्टाम्प पेपर हो। यहाँ तक तो क्लियर है। कचहरी जाना है, स्टाम्प पेपर लेना है। स्टाम्प पेपर कैसे मिलेगा? कचहरी में जाना है, किसी से भी पूछना है कि हमको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर चाहिए। क्या चाहिए? 100 रुपये का स्टाम्प पेपर चाहिए। कोई भी बता देगा कि फलाने जगह पे मिलेगा, कोई काउंटर होता है वहाँ पे। अगर आपको ऑफलाइन ये मिल रहा है तो 100 रुपये की जगह पे आपसे 110-20 भी लिया जा सकता है। मेरे से तो 300 मांगा गया था, तो हम ये नहीं लिए और जाके डिजिटल लिए। लेकिन अगर आप ई स्टाम्प लेते हैं ना, जो डिजिटल वाला है, तो 100 रुपये के लिए आपको 100 रुपया ही लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये स्टाम्प पेपर लेने के लिए आपको अपने आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी देना होगा। तो वो फ़ोटोकॉपी अपने पास रखना है, और एक छोटा सा फॉर्म भी भर के देना होता है, जिसमें बस आपको नाम वगैरह लिखना होता है, नाम, फादर्स नेम, और किस पर्पज़ के लिए आप ले रहे हैं, तो उसमें एडमिशन लिख देना है और अपना सिग्नेचर कर देना है, और कितने रुपए का है ये लिख देना होता है। बस इतना ही लिखना होता है, और आपको ई स्टाम्प मिल जाएगा या फिर ऐसा स्टाम्प भी मिल जाएगा जो आप लेना चाहते हैं। आपके मतलब कचहरी में जो मिलेगा, हम तो कहेंगे अगर डिजिटल मिल रहा है तो डिजिटल बेस्ट है, 100 का 100 में ही हो जाएगा, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा और बहुत ईजिली मिल जाता है डिजिटल। और इसमें लफड़ा है, इसमें ये ब्लैक से भी बिकता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम होता है। तो डिजिटल सबसे बेस्ट है। अगर आपको डिजिटल नहीं मिल रहा है तो ऐसा भी चलेगा, 10-10 का भी चलेगा, 50-50 का भी चलेगा, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कि इसके अंदर जो कंटेंट है उस पर, कि उसको कैसे बनाना है। तो ये पहले आपको ले लेना है। कंटेंट बनाने से पहले मैं थोड़ा सा प्रोसेस समझा देता हूँ। तो सबसे पहले ये डिजिटल स्टाम्प ले लेना है। स्टाम्प लेने के बाद जो है ये कंटेंट आपको इस पर प्रिंट कराना है, ये मैं बताऊंगा कैसे कराना है। और इसको प्रिंट कराने के बाद ना किसी भी कचहरी में या फिर अनुमंडल में लाइन से वकील बैठे होते हैं। किसी भी वकील के पास जाइएगा, बस आप इतना बोलिएगा ना कि हमको ये डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, और बोलिएगा ये 2 पेज होगा, इसके पीछे भी 1 पेज होगा, इसको आप स्टेपलर कर लीजिएगा, और बोलिएगा कि हमको बस इसको नोटरी कर दीजिए। वो 50 रुपये लेते हैं, 50 रुपये से ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो आपको मतलब भ्रमित कर रहे हैं, वो आपसे मतलब ठगना चाह रहे हैं, बेसिकली ये है। देखिए ये एफिडेविट के नाम पे ना एक बच्चे से 500-500 रुपये तक ले लिया जाता है, जबकि 150 रुपया हमको इसको लगा है बनाने में। इसलिए हम आपको एक चीज़ ध्यान से समझा रहे हैं, नहीं तो आप ठगा जाएंगे। तो बस आपको 100 रुपये का डिजिटल स्टाम्प पेपर ले लेना है और ये प्रिंट करा लेना है। उस पर हम बताएंगे कैसे कराना है। उसके बाद आपको किसी भी वकील के पास जाना है और बोलना है कि हमको इसको नोटरी कर दीजिए। नोटरी करने का 50 रुपये लेते हैं। अगर हो सकता है कि 50 में ना माने तो आपको ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। और ये वाला जो मैटर है ना, ये वो लगाएंगे एक, उसके बाद यहाँ पे एक मोहर, यहाँ पे एक मोहर नोटरी का लगाएंगे और सिग्नेचर करेंगे जहाँ जहाँ है।
वो खुद कर देंगे सिग्नेचर, और फिर नीचे यहाँ पे अधिवक्ता में वो सिग्नेचर कर देंगे और आपको अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देना, जैसा कि हम यहाँ पे किए हैं। और इसके बाद ये आपका बन करके हो जाएगा तैयार, और उसके बाद इसका फ़ोटोकॉपी आपको 3 कर लेना है। जैसा कि बाकी डॉक्यूमेंट का 3-3 सेट करना है ना, उसमें इसको भी 3 फ़ोटोकॉपी लगाना है। अब हम आते हैं कि ये जो फॉर्मेट है ना, इसको कैसे बनाना है। देखिए हम जो बनाए हैं पहले वो बताते हैं, उसके बाद अगर आप वैसे नहीं कर पाएंगे तो देखिए, अगर आप वैसे नहीं कर पाएंगे, हम थोड़ा सा अपना पैसा बचाने की वजह से बहुत इजीली तरीके से बनाए, थोड़ा दिमाग लगा करके। अगर आप वैसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सीधा जाएंगे ये डिजिटल स्टाम्प लेने के बाद, या फिर कोई भी स्टाम्प लेने के बाद एक पेज आता है, वहाँ पे टाइपराइटर बैठे होते हैं, वहाँ पे ये मेरा वाला चाहे किसी का भी, ये फॉर्मेट आप उनको दे दीजिएगा और बोलिए इस पूरे को टाइप करना है। वो टाइप करने का 100 रुपीज़ के आसपास लेंगे। हम इसका दूसरा तरीका भी बताएंगे, ये 100 रुपीज़ आप कैसे बचा सकते हैं, बट ये सिंपल तरीका हम पहले बता देते हैं क्योंकि बहुत लोगों को वो कठिन लगेगा। तो उनको देना है कि ये टाइप कर देना है, बस इसमें आपको जो जो चेंज करना है वो क्या करना है, अपना एड्रेस चेंज कर लेना है। तो आप उनको ये बता दीजिएगा, लिख करके दे दीजिएगा कि हमारा एड्रेस, इस एड्रेस की जगह पे ये लिखना है, नाम की जगह पे ये लिखना है, और रोल नंबर की जगह पे ये लिखना है, और एप्लीकेशन नंबर की जगह पे ये लिखना है। बाकी सारा मैटर तो सेम ही रहेगा। तो इसको टाइप करा लेना। हमको तो लग रहा है कि पीछे वाला जो मैटर है ना, ये एक चीज़ आपको बता रहे हैं, ये जो पीछे वाला है ना, ये पेज हम आपको दे देंगे, हम ये रखे हुए हैं। पीछे वाला तो आप सीधा फ़ोटोकॉपी करा के डाल सकते हैं, और ये आगे वाला है ना, इसी को आप खाली टाइप करा लीजिएगा। अगर आप टाइप कराना चाहते हैं तो टाइपराइटर इसको 50 रुपये में ही कर देगा, कम पैसा में कर देगा। तो हम तरीका बता रहे हैं, ये हम रखे हैं यहाँ पर टाइप करके, आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया, आप वहाँ से टाइप करा लेंगे और उसके बाद नोटरी कराना है, वो तो समझा दिए। लेकिन अगर आप टाइप नहीं कराना चाहते, खुद से करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। खुद से करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो मेरा PDF है ना, इसको आप ChatGPT को भेजिएगा। ChatGPT को बोलिएगा कि इसमें जो जो लिखा है ना वो मैटर टाइप करके दे दीजिए, और उसमें आप अपना रोल नंबर और पता उसको बता दीजिएगा, या फिर आप अपना आधार कार्ड भेज दीजिएगा, उस पर से वो पता ले लेगा, और अपना रिजल्ट वाला PDF भेज दीजिएगा, वहाँ से ये रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर ले लेगा, देख करके टाइप कर देगा। ये पूरा सेम टू सेम, और उसके बाद आप इसको कॉपी करके, तो ChatGPT जो है ना, वो इस पूरे को टाइप कर देगा, वहाँ से कॉपी करके अगर आपके पास लैपटॉप है तो वर्ड फाइल में डाल लीजिए, और अगर लैपटॉप नहीं है तो एक डॉक स्कैनर नाम का ऐप आता है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। वो वर्ड फाइल की तरह ही काम करता है, वहाँ पे डाल लीजिए और वहाँ से PDF बना लीजिए, ठीक है। ऐसा PDF बनाइएगा। देखिए हम बनाए हैं यहाँ पे, ये इस टाइप का पहला जो पेज होगा ना, इसमें ऊपर का खाली होगा स्पेस, और दूसरा वाला पेज होगा इसमें नीचे का खाली होगा, ऐसे कुछ बना लीजिएगा। ऐसे बनाने के बाद जो आपका स्टाम्प पेपर है ना, इसको निकलवाने के बाद ये ले जाइएगा और पहले पेज को बोलिएगा इसके ऊपर फ़ोटोकॉपी कर देने के लिए। फ़ोटोकॉपी वाला देख करके कर देगा, बस थोड़ा सा उसको समझा दीजिएगा कि ये उल्टा नहीं होना चाहिए। और दूसरा वाला जो पेज है ना आपका, वो सेम टू सेम रह जाएगा, ये सेम टू सेम रहेगा, उसमें स्टिच कर देना है बस। ये जो दूसरा वाला पेज है ना, ये बहुत काम का, ये इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये हम आपको भेज देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, ये आपको सेम टू सेम अपने में लगा लेना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। जो आपको चेंज करना है ना, वो बस फर्स्ट पेज में करना है बस। इस वजह से ये जो दूसरा पेज है ना, ये आप सबके लिए बहुत काम का है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो हम ये दूसरा पेज और पहला पेज भी भेज देंगे हालांकि, बट ये दूसरा पेज आप सेम टू सेम करा लीजिएगा। इसमें कॉलेज का भी नाम मेंशन नहीं है, तो अगर आपका कोई दूसरा कॉलेज है तो भी आप इसको सेम टू सेम लगा सकते हैं। बस आप ये देख लीजिएगा कि आपकी कॉलेज का फॉर्मेट यही है ना, ठीक है। तो हमको नहीं लगता कि अब एफिडेविट से रिलेटेड कोई डाउट बचा होगा, क्योंकि एफिडेविट के बारे में हम सब कुछ बता दिए, क्यों चाहिए, क्या है, कैसे बनवाना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बता दी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम तुर्की के बारे में विशेष बात करने का सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि हॉस्टल वगैरह मिलता है कि नहीं, मेस वगैरह। तो हम तुर्की का बात करेंगे, एग्जांपल देंगे, और उससे रिलेट करके बाकी कॉलेज का भी, खासकर गवर्नमेंट कॉलेज का हम चीज़ें बताएंगे आपको। देखिए ये हमारा प्यारा सा तुर्की मुजफ्फरपुर का कॉलेज है, इसमें ये पेयजल है, ये तो ठीक है। ये हाँ, ये जो है देखिए, यहाँ पे ये गर्ल्स हॉस्टल है कस्तूरबा गांधी, और यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल है। अब हम बात करते हैं हॉस्टल पे, कि हॉस्टल में ये दोनों मतलब पास में ही हैं, ये फ़ोटो में आपको अलग अलग दिख रहा है। तो हॉस्टल मिलेगा कि नहीं, तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं बिहार में, तो आप ये लिख करके ले लीजिए, आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। देखिए हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। 1% अगर चांस मिलने का है भी,
तो तुर्की में थोड़ा बहुत है, बाकी जगह पे जहाँ तक मेरी जानकारी है हॉस्टल कहीं पे भी नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है ये समझिए, बिहार में जितने भी टीचर हैं ना उन लोगों का ट्रेनिंग जो है बीएड कॉलेज में ही होता है, और टीचर लोगों का ट्रेनिंग बीएड कॉलेज में होता है। तो बीएड कॉलेज में जो है इन लोगों के रहने का व्यवस्था किया जाता है, और रहने के लिए जो छात्रावास है ना वो दे दिया जाता है टीचर लोगों को। ये बना है छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए, बट इसको दे दिया जाता है टीचर लोगों को रहने के लिए, क्योंकि टीचर लोग तो टीचर है, स्टूडेंट का तो कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे सारा ये रिजर्व रखा जाता है, या मतलब टीचर लोगों से फुल हो जाता है, और हमेशा टीचर लोग का कोई ना कोई ट्रेनिंग होते ही रहता है। और कॉलेज में केवल बीएड के स्टूडेंट नहीं होते हैं, बीएड के फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, उसके बाद एमएड के भी स्टूडेंट होते हैं, और उसके बाद टीचर लोग होते हैं। तो जो पॉलिसी है ना SCERT जो संस्था है जो बीएड कॉलेजों को रेगुलेट करती है ना, इसका पॉलिसी अभी तक जो ये है कि पहले टीचर लोगों को प्राथमिकता देनी है, अगर टीचर लोगों से बच रहा है तभी स्टूडेंट को देना है। हालांकि स्टूडेंट को पिछले साल तुर्की में जहाँ तक मेरी जानकारी है, हम गए हैं, देखे हैं, विजिट किए हैं, कुछ स्टूडेंट को मिला है। वो भी उन लोगों से जब हम पता किए हैं तो ये पता चला है कि एडमिशन के समय तो नहीं ही मिला, एडमिशन के 2 महीने बाद बहुत मशक्क़त करने के बाद, कहाँ एप्लीकेशन देने के बाद और कितना रिक्वेस्ट करने के बाद उन लोगों को बस 7-8 रूम मिला है। मुश्किल से 14-15 व्यक्ति उसमें रहते हैं, 16 व्यक्ति। तो यही है। इस बार भी जब हम पूछे हैं कि हॉस्टल मिलेगा कि नहीं, तो उन लोगों का साफ कहना है कि हॉस्टल का आशा तुम लोग नहीं रखो, हॉस्टल मान के चलो नहीं मिलेगा। जो कुछ रूम है वो PWD कैंडिडेट को मिलेगा, जो विकलांग वगैरह दिव्यांग हैं उन लोगों को वरीयता दी जाएगी। और फिर भी अगर तुम लोग को हॉस्टल चाहिए तो एडमिशन लेने के बाद जो है आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि आप ये मान के चलिए कि हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो हॉस्टल मिलने का चांस जो है वो कम है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि तुर्की का जो हॉस्टल है ना वो बहुत बड़ा है। जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं कि ये इसमें बहुत सारे रूम है भाई, ये गर्ल्स का है, ये बॉयज़ का, इतने सारे रूम हैं। तो थोड़ा बहुत चांस बनता है कि कुछ स्टूडेंट को अलॉट कर दिया जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट खाली करके भी गए हैं पिछले साल का। तो थोड़ा बहुत जो चांस है मान के चलिए, वो लोग तो बोल रहे थे कि 1% चांस है, बट हमको लग रहा है कि 10% चांस जो है कि कुछ लोगों को हॉस्टल मिले। लेकिन बाकी कॉलेजेस का जो स्थिति है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोगों के पास का जो हॉस्टल है वो इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, और टीचर लोग का बहुत सारा है, तो कम चांस है। अब इसके बाद मेस पे बात करते हैं। तो जहाँ तक ये तुर्की का बात है, यहाँ पे अभी कोई मेस नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट ही नहीं है। अब रह रहे हैं यहाँ पे टीचर, तो टीचर लोगों का अलग मेस चलता है, जो गवर्नमेंट वाला होता है, उन लोगों को कोई पैसा वैसा पे नहीं करना होता है। तो टीचर लोगों का जो मेस है उसमें स्टूडेंट भी खा सकते हैं, ऐसा हमको पता चला है, लेकिन आपको उसके लिए पे करना होगा। तो आप वहाँ पे भी खा सकते हैं। और उसका जो चार्जेज है वो जहाँ तक हमको पता चला है कि आप को 50 रुपये देना पड़ेगा एक टाइम का। मतलब अगर आप 3 टाइम खाते हैं तो 150 रुपये हो जाएगा रोज़ का। अगर आप 2 टाइम खाते हैं तो 100 रुपया हो जाएगा, 100 रुपीज़ हो जाएगा। इस तरह से आप टीचर वाले मेस में खा सकते हैं, अगर आपको हॉस्टल अलॉट होता है, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो ये मेस से रिलेटेड बात हुई। और एक और बात मेस से रिलेटेड बतानी है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट को हॉस्टल अलॉट होता है तो स्टूडेंट के लिए भी मेस चालू होगा। और अगर स्टूडेंट के लिए मेस चालू होगा तुर्की में या फिर किसी भी कॉलेज में, तो आपको बाहर से नहीं खाना होगा और टीचर वाले मेस से भी नहीं खाना होगा। मतलब आपको स्टूडेंट वाला मेस ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आप बाहर से खा भी लेते हैं तब भी आपको मेस का पैसा तो देना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको हॉस्टल अलॉट होता है तो हॉस्टल के अंदर आपको खाना बनाना अलाउ नहीं है, सिलेंडर वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है। और अगला बात यह है कि हॉस्टल में जहाँ तक तुर्की का बात है, केवल आपको रूम मिलेगा, उसमें पंखा नहीं मिलेगा, आपको बेड नहीं मिलेगा, आपको गद्दा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बस एक रूम मिलेगा। तो फिर हम पता किए कि फिर बच्चे रहते कैसे हैं। तो देखिए, टीचर लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट कराती है। तो टीचर लोगों के लिए जो बेड वगैरह आता है तो उनसे कुछ बचा होता है तो स्टूडेंट ले करके रखते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है, कभी भी वो आपसे लिया जा सकता है। तो जो बातें हॉस्टल से रिलेटेड है वो हम आपको बताएं, देख लेते हैं कि अगर कोई और डाउट है तो हम याद करके कोशिश करते हैं कि उसको भी बता दें।
हाँ, एक ये बात कि हॉस्टल का रूम कितना बड़ा है, तो हम तो फ़ोटो नहीं खींच के लाए हैं, बट हॉस्टल का रूम हमको लग रहा है कि ठीक ठाक साइज़ है। उसमें 2 बेड आराम से आ जा रहे हैं और उसके बाद उसमें बाकी स्पेस भी बच जा रहा है और अच्छा है। मतलब जो तुर्की का जो इन्वायरमेंट है वो तो बहुत बेहतर है। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज का हमको नहीं पता, बट बहुत अच्छा हॉस्टल है। मतलब साफ़ सफाई भी है और स्पेस भी ऐसा नहीं कि बहुत कंजस्टेड है, और उसमें 2 लोग आराम से रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आपको हॉस्टल मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। और आपको किसी भी कीमत में सिंगल रूम नहीं मिलेगा, मतलब डबल रूम का ही सुविधा है और एक रूम में 2 लोग रहेंगे। और बॉयज़ का हॉस्टल अलग है, गर्ल्स का हॉस्टल अलग है, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई। अब और क्या बातें बची हैं? हाँ, तो अब कुछ जो है जनरल डाउट है जो बहुत सारे स्टूडेंट को हो रहे हैं, उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। सबसे बड़ा डाउट निकल कर के ये आ रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि अगर किसी का कॉलेज अलॉट हो चुका है तो क्या कॉलेज वो चेंज कर सकते हैं? तो हम आपको क्लियर बता दें कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है तो आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, किसी भी कीमत में। किसी भी कीमत का मतलब किसी भी कीमत में, कीमत का मतलब आप कीमत ही यहाँ समझिएगा। किसी भी कीमत में आपका कॉलेज चेंज नहीं होगा। अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसी कॉलेज में लेना पड़ेगा जिस कॉलेज में आपको दे दिया गया, और नहीं तो अन्यथा आप छोड़ दीजिए, इस साल एडमिशन नहीं लीजिए, अगले साल आप एडमिशन ले सकते हैं, फिर से आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आपको गवर्नमेंट मिला हो, प्राइवेट मिला हो, दूर मिला हो, नज़दीक मिला हो, वो कॉलेज कैसा भी हो, अगर आपको अलॉट हो गया तो आपको एडमिशन उसी में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट राउंड में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। और इस बार से स्पॉट एडमिशन भी बंद है, तो आपको स्पॉट एडमिशन का भी मौका नहीं मिलेगा। और अभी 10 तारीख तक डेट है ना, तो 10 जुलाई तक अगर आप एडमिशन किसी भी कारण से नहीं ले पाते हैं तो आप फिर एडमिशन ले ही नहीं पाएंगे। मतलब फिर से आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो जिस कॉलेज में मिला है आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसी कॉलेज में लेना पड़ेगा, किसी भी कीमत में कॉलेज चेंज नहीं हो पाएगा। अगर आप ये भी चाह रहे हैं कि इस राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसको छोड़ देते हैं, अगले राउंड में कोई और हमको कॉलेज मिल जाए या फिर दे दे, ऐसा कुछ हो जाए, तो कुछ नहीं होने वाला। एक लाइन में कुछ नहीं होने वाला, ये क्लियर मेंशन है। ये जो BRAU का जो इतना दिन से सब कुछ हो रहा है, वो बार बार ये चीज़ें लिख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो आपको एक बार कॉलेज मिल गया वो मिल गया, उसके बाद आपको उसमें जैसे रहना है, जैसे करना है कीजिए, कोई ये नहीं है। दूसरा डाउट ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज का तो ज़्यादा पता नहीं हमको, बट प्राइवेट कॉलेज का भी वही स्थिति है लगभग, कि क्या आपको रोज़ क्लास जाना पड़ेगा, और ये जाना कितना कंपलसरी है। मतलब ये केवल कागजी प्रक्रिया है, ऊपर ऊपर कहा जा रहा है कि सच में ये धरातल पे है। तो आज हम कॉलेज गए हैं, सारी चीज़ों को समझे हैं, विशेषकर तुर्की का और बाकी गवर्नमेंट कॉलेज का भी लगभग सेम चीज़ है कि भाई आपको क्लास तो जाना ही पड़ेगा। खासकर फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में थोड़ी बहुत लापरवाही चल सकती है। थोड़ी बहुत का मतलब आप थोड़ी बहुत से ही समझिएगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन फर्स्ट ईयर में तो आपको क्लास करना ही पड़ेगा, चाहे आपको हॉस्टल मिले नहीं मिले, आप किसी भी कंडीशन में है, 75% उपस्थिति चाहिए ही चाहिए, आपको जाना पड़ेगा। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको रोज़ क्लास जाना पड़ेगा, 10 से 4 क्लास होता है, आपको अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि टीचर लोग बहुत कोऑपरेटिव है, लेकिन आप ये सोचिएगा कि हम साफ क्लास नहीं जा रहे हैं, एकदम क्लास बंक कर रहे हैं, सीधा फॉर्म भरने पहुंच गए, तो ये सब कुछ नहीं होने वाला है, कोई मैनेज नहीं होगा, आपको क्लास जाना पड़ेगा। मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जहाँ तक हम चीज़ों को समझे हैं, आपको क्लास जाना पड़ेगा। और क्लास जाने में फ़ायदा भी है। देखिए, आपको सीटेट का भी एग्ज़ाम देना है, स्टेट भी देना है, तो थोड़ा बहुत पढ़ना भी तो पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर आप पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत है, पढ़ लीजिए क्लास में जाकर। ऐसे भी अगर आप क्लास में नहीं जा रहे हैं तो जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, थोड़ा बहुत तो आपको इधर उधर से पढ़ना ही पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, तो क्लास जाके ही पढ़ लीजिए, बेहतर है। और बाकी और कि तुर्की में एडमिशन कब से होगा, तो तुर्की का जहाँ तक बात है, एडमिशन जो है आपका मंडे का तो कंफर्म नहीं है, बट ट्यूसडे से कंफर्म होगा, बट मंडे को भी मे बी होगा। तो बाकी और भी जो डाउट है उसके लिए आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और मैं अपना पर्सनल टेलीग्राम भी बता देता हूँ, आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं और वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस हमको चाहिए होगा लिखने के लिए, @प्रभात PRABHAT, और यहाँ पे नीचे थोड़ा सा ये स्लैश देना है,
और उसके बाद 27027। आप इस पे भी मैसेज कर सकते हैं, और ग्रुप में तो आप मैसेज कर ही सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद ग्रुप थोड़ा वही ध्यान से देख के कीजिएगा। अगर आप को तुर्की कॉलेज मिला है तो तुर्की वाले ग्रुप में ज्वाइन होइएगा। नॉर्मल आप बिहार के किसी भी कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो उस वाले ग्रुप में ज्वाइन होइएगा। और नहीं तो अगर आप जनरल कंपटीशन वगैरह वाले ग्रुप में करना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, तो उसमें भी कर सकते हैं, तीनों में कर सकते हैं। लेकिन उसमें फालतू कोई मैसेज नहीं कीजिएगा, बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। हमको लग रहा है कि हम बहुत डिटेल में बताए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और आईडी पे भी पूछ सकते हैं। और बाकी जैसा होगा एडमिशन के बाद, अगर कोई अपडेट हमको लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है तभी हम वीडियो बनाएंगे। फालतू का वीडियो हम नहीं बनाते, नहीं तो हम ग्रुप में ही अपडेट करेंगे ज़्यादातर चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।